Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, I am going to explain a chapter in class 11 and the name of this chapter is Executive. And in this chapter today I am going to explain a topic Permanent Executive. Class, we also give the name this permanent executive as a civil servant or administrative machinery, etc. These are the others name class. So class, this permanent executive which are come under the control of political executive, because in a democracy we put this permanent executive and bureaucrats under political control, under the political executive class. So class, these permanent executive is also known as bureaucrats or bureaucracy, and we can also tell them civil servant. Okay, class. जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, तो इन द ऑर्गन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जिनको हम लोग ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, और या फिर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, दोनों में अंतर करने के लिए इट डिस्क्राइब एज सिविल सर्वेंट। इसलिए इनको हम लोग जो है मिलिट्री सर्विसेज से इनको अलग करने के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज क्लास। एंड जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है उसमें जो क्लास जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी हमारे सिविल सर्वेंट हैं, they are accountable to parliament, they are accountable to their political executive and also accountable to the people, जनता के प्रति भी जवाबदेह होते हैं क्लास। तो who are known as civil servant, trained and skilled officers who work as a permanent employee ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, वो ट्रेंड और स्किलफुल ऑफिसर्स आर असाइन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर, जो हमारे अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं उनको मदद करते हैं। जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं जो कि एक ट्रेंड और स्किलफुल ऑफिसर होते हैं, जो हमारे जो सरकार के कार्य हैं जो उसमें हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो दे आर वो आपके जो है सिविल सर्वेंट हैं। ठीक है क्लास, एंड इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज़, जैसे हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं या फिर उनको लागू करते हैं, तो इन सब में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो मदद करते हैं अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, कैबिनेट मंत्रीज की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ओके, और जो डेमोक्रेसी है, इन डेमोक्रेसी the elected representatives and the minister are in charge of the government। डेमोक्रेसी में क्या होता है क्लास कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं ना। जो हमारे डेमोक्रेसी में जो हमारे इलेक्टेड लीडर हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं ना, वो हमारे गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं।
एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। जो हमारा सिविल सर्वेंट है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इनके अंडर में आता है और उन्हीं के सुपरविजन में काम करता है। और देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर इज आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या करता है कि पार्लियामेंट जो आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन द वायलेशन ऑफ द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। जो भी पार्लियामेंट ने जो भी पॉलिसी अपनाई है उस पॉलिसी का वायलेशन हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो पॉलिसी हमारी पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमारे मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो इन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखें। और इंडिया है एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और हमारे इंडिया में जो है एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, बाकायदा है, जो अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी से करती है। और इसके साथ साथ मशीनरीज मेड और इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के प्रति अकाउंटेबल बनाया गया है। ठीक है, जनता के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाया गया, लोगों के इलेक्टेड जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। ब्यूरोक्रेसी होती है उससे ये भी एक्सपेक्ट की जाती है कि इसको पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं और गवर्नमेंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, उसकी जगह पे नई सरकार आएगी। तो ये उम्मीद करी जाती है कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, पीसीएस हैं, वो पॉलिटिकली उनको न्यूट्रल रहना होगा। और हमेशा जो भी सरकार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी जो भी हमारी नई सरकार रहे और जो भी पॉलिसी बनाए उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना होगा। ठीक है, और इन ए डेमोक्रेसी it is always possible that the party is defeated in the election and new government want to opt the new policies in the place of policy of previous government। तो नई सरकार आ सकती है और वो नई पॉलिसियाँ ला सकती है। तो अब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि नई सरकार जो पॉलिसी लेकर के चलती है उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, and it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and effectively participate in drafting the policy and its implementation। और हमारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के प्रति जो भी पॉलिसी बनाए बहुत ईमानदारी से बनाए और जनता के प्रति जवाबदेह भी रहें। ठीक है, द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन इनॉमरस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारी जो इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है बहुत ही आजकल कॉम्प्लेक्स हो गई है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉइज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड द टेक्निकल एंड मैनेजिकल स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अलावा स्टेट सर्विसेज के लोग भी आते हैं, एंड एम्प्लॉय ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ये भी उसमें शामिल हैं, एंड द टेक्निकल एंड मैनेजिकल स्टाफ जो कि रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें काम करने वाले मैनेजर्स या टेक्निकल पीपल्स, वो सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन ब्यूरोक्रेसी के पार्ट्स हैं। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो जानते थे कि जो मशीनरी होगी, प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको नॉन पार्शियल यानी कि बिना भेदभाव के काम कर सके, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे वांटेड टू
member of a civil servant or bureaucrats to be impartially selected on the basis और दैट इज़ वाई ये इसीलिए चाहते थे कि जो भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जो भी कर्मचारी हैं ब्यूरोक्रेट्स आए वो मतलब नॉन पार्शल बिना भेदभाव के अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सके और दैट इज़ वाई एक ऐसे क्लास 1 के अधिकारी को चुनना था और उसका आधार क्या बने, मेरिट बने। दैट इज़ वाई और इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन किया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ऐसे नेशनल लेवल और ये जो है 6 ईयर के लिए अपॉइंट होती है। जनरली मैक्सिमम 65 ईयर तक की एज में ये काम कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ये काम है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट के लिए हमारे क्लास 1 के अधिकारियों को अपॉइंट करना, IAS IPS अधिकारियों को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। एंड दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को बनाया है, इंडिपेंडेंट जो है कैग कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है। वैसे ही ये एक ऐसी बॉडी है UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे देश में जो एलिजिबल जो क्लास 1 के अधिकारी हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उनको सिलेक्शन करके हमारे सरकार को देती है। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी UPSC की है। और सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट आल्सो। इसी तरह से हर राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो राज्यों में जो ऑफिसर्स को अपना अपॉइंट करती है, जैसे कि मान लो PCS ऑफिसर हो, इनको अपॉइंट करने का काम जो है यही करती है। एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक है, जैसे कि जनरली ये 6 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं बट मैक्सिमम एज इनकी 65 ईयर तक होती है। द रिमूवल और सब्सटेंशन इज द सब्जेक्ट टू थ्रू द इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको 6 ईयर के लिए जनरली अपॉइंट किया जाता है या फिर एज उनकी मैक्सिमम 65 ईयर तक वो रिटायर हो पाए तब तक वो जो है जॉब कर सकते हैं। लेकिन दियर रिमूवल और सस्पेंशन इज़ द सब्जेक्ट टू थ्रॉन्ग इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इंक्वायरी करेगा तभी जो है UPSC के जो मेंबर्स है उनका रिमूवल या सस्पेंशन हो पाएगा। वेल इफेक्टिवली एंड मेरिट आर द नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट्स। मतलब जिन कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो उसका आधार यह होता है कि योग्यता और एफिशिएंसी, काबिलियत, काम करने की जो क्षमता होती है यही आधार है UPSC में सिलेक्शन का। The Constitution also ensures that all the section of society including the weaker section has an opportunity to the part of the public bureaucracy। हमारे संविधान ने ये भी व्यवस्था की है कि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में समाज का हर तबका पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, और इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, जॉब में दलित को, आदिवासी को जो है रिजर्वेशन दिया गया है कि हमारे जो क्लास 1 की जो सर्विस है UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी नियुक्तियां करती है तो उसमें रिजर्वेशन रहता है दलित के लिए और आदिवासी के लिए। इसके अलावा कुछ और भी रिजर्वेशन दिए गए हैं, जैसे कुछ सीटें वुमेंस के लिए रिजर्व रख दी जाती हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हैं। और इस तरह से इन रिजर्वेशन के थ्रू जो
इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको और ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की कोशिश की गई है। एंड द सोशल इनइक्वालिटी विल नॉट बी इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट्स ऑफ द टू द सिविल सर्विसेज। देखो जो सामाजिक असमानताएं हैं वो जो यूपीएससी रिक्रूट्स में सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट्स में बाधाएं नहीं पैदा कर सकती हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स चुने जाते हैं उसको वो हर तबके से लिए जाते हैं क्लास। देखो इसके बाद क्लासेस देखो क्लास नेक्स्ट थिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। जो सर्विसेज होती हैं सिविल लेवल की वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। एंड इसके अलावा कुछ सेंट्रल सर्विसेज भी होती हैं जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एंड कुछ स्टेट सर्विसेज भी होती हैं जैसे कि सेल टैक्स ऑफिसर्स एक्सेट्रा। तो क्लास जो हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज है जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विसेज, दे आर बेसिकली ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। सपोज दे आर इलेक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस, दे आर अपॉइंटेड। ये इनका रिक्रूटमेंट जो होता है योग्यता के आधार पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है इनका सिलेक्शन। और जैसे आपके शहर का जो डीएम होता है इस जनरली एक आईएएस अधिकारी होता है एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है आपका एक आईपीएस अधिकारी होता है आपके शहर में। तो दे आर रिक्रूटेड बाय या सेलेक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस तरह से ये जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये एम्प्लाई होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको राज्यों में स्टेट्स में अपॉइंट करती है। तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई होते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं, लेकिन ये राज्यों में एज ए डीएम या क्लास 1 अधिकारी के रूप में अपॉइंट होते हैं। इसका मतलब कि जो राज्यों की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट उनके अंडर में रह करके काम करते हैं उनके सुपरविजन में। बट आप एक और चीज़ देख सकते हो कि इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों में भी के एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है। और एक और चीज़ है कि हर राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है हर राज्य में, और हर राज्य की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। जैसे स्टेट सर्विसेज में सेल टैक्स ऑफिसर्स हैं तो इनको अपॉइंटमेंट का काम दिया जाता है। सेल टैक्स ऑफिसर जो होते हैं राज्यों में या राज्यों में पीसीएस अधिकारी होते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इनको अपॉइंट करती है। और जो राज्यों के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो पीसीएस अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए अधिकारियों के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, यानी एक पीसीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी के अंडर में काम करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर एक तरह से कंट्रोल रखता है। ठीक है, लेकिन क्लास अगर मान लो क्लास 1 का कोई अधिकारी है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है या पनिशमेंट है या फिर अगर ये अच्छे से काम न करे तो इनके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती। इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिन से रिलेटेड एक्शन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। इट मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं वो राज्यों में अपॉइंट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करते हैं, लेकिन राज्य की सरकारें इनको पनिशमेंट या इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाए रखते हैं। क्लास देखो, the bureaucracies and instruments through which the welfare policy of the government
मस्ट रीच द पीपल। देखो एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्यूरोक्रेसी वो एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू जो जनता के लिए जो वेलफेयर का काम है वो गवर्नमेंट करती है, और जो जनता के लिए वेलफेयर है वो लोगों तक पहुंचती है। बट मोस्ट ऑफन इट इज़ सो पावरफुल दैट द पीपल आर अफ्रेड। लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि उनको बड़ी सैलरी, बंगलो, गाड़ी एंड उसको जो उस पद की जो शक्तियाँ होती हैं उनको मिली होती हैं कि जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनसे डरते हैं, ठीक है, और उनके पास या उनके अपनी समस्याओं को भी नहीं डिस्कस करते, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दैट द ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। और लोगों का ये भी अनुभव है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो जनता के प्रति इनसेंसिटिव होते हैं या उनकी डिमांड या जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी अनदेखी करते हैं। ओनली इफ़ अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी एक्टिवली हैंडल। यदि हमारे जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं या हमारी जो चुनी हुई सरकार है वो यदि इन ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करे तो बहुत हद तक समस्याओं का समाधान निकल सकता है। जबकि दूसरी तरफ टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टर्न द ब्यूरोक्रेसी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पॉलिटिशियन है यदि ब्यूरोक्रेसी के काम में ज़्यादा दखल करने लगे तो ये भी सिस्टम के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो हमारे पॉलिटिशियन के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट्स। देखो हमारे संविधान ने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट किया है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बनाया है ताकि हमारे यहाँ जो काबिल अधिकारी हैं उनका सिलेक्शन किया जा सके। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मैनी पीपल्स थिंक दैट देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट फ्रॉम पॉलिटिशियन इंटरफेरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। और देखो बहुत सारे लोगों का ये भी सोचते हैं कि कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे जो है सिविल सर्वेंट को बचाया जा सके, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस उससे सिविल सर्वेंट को नहीं बचाया जा सकता इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। जब वो अपनी ड्यूटी करते हैं तो उनके कर्तव्यों में पॉलिटिशियन तो इंटरफेयर करते ही हैं और उनसे उनको बचाया नहीं जा सकता। इट इज़ ऑल्सो फेल्ट दैट एनफ प्रोविजन इज नॉट देयर to ensure the accountability of bureaucracy to the people। और ये भी महसूस किया गया है कि ऐसा बहुत इफेक्टिव प्रोविज़न नहीं है कि जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके, ठीक है। तो देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट द मेजर्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन में मेक द ब्यूरोक्रेटिक अ लिटल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। और ऐसा महसूस किया जाता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन अब हम लोगों को मिला हुआ है इसका यूज़ करके हम इन ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा बहुत जो है जिम्मेदार और जवाबदेह जनता के प्रति बना सकते हैं। क्लास द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी सरकार की बहुत ही ताकतवर संस्था है एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव enjoy greater powers compared to other organ of the government। एग्जीक्यूटिव के पास दूसरे ऑर्गन की तुलना में ज़्यादा पावर है। दिस जनरेट्स अ ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इसीलिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट foresight that the executive must be put fairly under the regular supervision and control। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखा जाए। दस पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वॉज चूजन, इसीलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव चुना गया
कि हमारे लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रख सके। तो क्लास पीरियोडिक इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट है एग्जीक्यूटिव अपने पावर का जब इस्तेमाल करती है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है गैर जिम्मेदार नहीं रहेगी।